बताती है कि बाबूजी, मेरा मन तो कर रहा था कि फ्रिज के पीछे से बाहर निकलूं और उस टीना को एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं। वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी औरत है। बाबूजी बोलते हैं कि वो तो मैंने देख लिया है, लेकिन है ना, इन सब चीज़ों को तुझे ही संभालना होगा। ये लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी, तुझे अपने गोला बारूद से। अनु बोलती है कि गोला बारूद? बाबूजी बोलते हैं कि हाँ। बाबूजी बोलते हैं कि त्वचा निखारने वाला थप्पड़, नालायक की पर्यायवाची शब्द, 5 पन्नों का भाषण, ये सब तेरे गोला बारूद ही तो है। अनु कहती है, बाबूजी, जैसे भगवान के सामने मन से धन्यवाद निकलता है ना, वैसे ही इन बुरे लोगों के सामने मन से जो भी निकलेगा ना, फेंक फेंक के मारूंगी। बाबूजी बोलते हैं, पता नहीं कब से भाभी जी उस घर में बंद होगी। अनु बोलती है कि बाबूजी, कैसा न्याय है ना। पहले माँ है ना अपने बच्चों के लिए डरती है, लेकिन अब माँ बच्चों से डरती है। ऊपर से उन आंटी जी को ये डर लगा रहता है कि उनका जो दूसरा बेटा है वो उनके पति को कुछ कर ना दे। ऐसी जो औलादें होती हैं ना, इनको तो बीच बाजार में कोड़ों से मारना चाहिए। हर औरत में देवी का वास होता है, माँ काली का, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का। बीजी ने अपने अंदर की देवी है ना, उनको छुपा दिया है। हमें बीजी को याद दिलाना होगा। हमें उनको याद दिलाना होगा बाबूजी कि बीजी एक नारी है और नारी एक स्वयं शक्ति होती है। बाबूजी बोलते हैं कि तू उनको समझा कर आई है ना। अनु बताती है कि हाँ। बाबूजी कहते हैं कि उनको अपने अंदर का जो डर है उसको भगाने में टाइम लगेगा। और ये पता नहीं धीरज और नादिर कहाँ पर है, दोनों क्या कर रहे होंगे। अनु बोलती है कि बाबूजी, वो लोग अपना काम कर रहे होंगे और हमें भी अपना काम करना है। तभी यहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है, वो गिर जाता है। अनु उसको बोलती है कि तुम्हें लगी तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है। वो बच्चा बताता है कि उसके मम्मी पापा कहाँ पर है। अनु उस बच्चे को उसके मम्मी पापा के पास लेकर जाती है। उस बच्चे का पापा कोई और नहीं, दिवाकर ही होता है। दिवाकर जैसे ही अनु की आवाज़ सुनता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन उस बच्चे की माँ अपने बच्चे के पास आ जाती है। अनु उस औरत को बताती है कि आपका बच्चा गिर गया था, देख लीजिएगा कि कहीं चोट तो नहीं लग गई है। वो बोलती है कि मैंने इसको कितनी बार समझाया है कि तू ऐसे मत तोड़ा कर। अनु देखती है कि उस बच्चे का पिता बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। अनु को थोड़ा अजीब सा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। अनु जैसे ही वहाँ से निकलती है तो दिवाकर पीछे मुड़कर देखता है। तभी अनु मोटरसाइकिल के शीशे के अंदर दिवाकर के चेहरा देख लेती है। अनु सोच रही होती है कि ये तो दिवाकर था, लेकिन दिवाकर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अनु ये सोच रही होती है कि अनु तो कुछ भी सोच रही है, दिवाकर वहाँ अहमदाबाद में है, वो यहाँ पर दिल्ली में क्या ही कर रहा होगा। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं पराग और बाकी के सब लोग घर आ जाते हैं। पराग बहुत खुश होता है, वो मोटिबा को आवाज़ लगाता है। मोटिबा वहाँ पर आ जाती है। इधर मीता बोलती है कि भाभी, आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। मोटिबा इतने ज़्यादा खुश है कि कहीं वो आपको ना उठा ले। इधर पराग बताता है कि वाह, वहाँ पर सब कुछ है ना, बहुत अच्छा हुआ। मोटिबा बोलती है कि मुझे तो पहले से पता था सब कुछ अच्छा होगा, इसीलिए मैंने तुम लोगों का मुंह मीठा करवाने की तैयारी पहले से कर चुकी है। मोटिबा मीता को मिठाई लाने के लिए बोल देती है। पराग बोलता है, ये सब बच्चों की मेहनत का नतीजा है। प्रेम बोलता है कि बच्चों की मेहनत के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद और प्यार भी तो है। अनिल बोलता है कि हाँ, आशीर्वाद के बिना ये कामयाबी और खुशी दोनों एक साथ नहीं मिलती। राही बोलती है, वहाँ पर पापा का जो जलवा था उसको तो हम देखते ही रह गए। राजा भी बोलता है कि हाँ मोटा पापा, आपकी तो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। पराग बोलता है कि देखो, बच्चे आसमान छू कर आए हैं लेकिन क्रेडिट मुझे दे रहे हैं। प्रेम बोलता है कि बच्चा आसमान तभी छू सकता है जब वो पिता के कंधे पर बैठा हो। मोटी बात सबका तिलक करती है, सबको मिठाई खिलाती है। राजा बताता है कि मोटिवा, आपको पता है क्या, राही भाभी और परी ने कितना अच्छा स्टॉल सजाया था, सब लोग हमारे स्टॉल पर आकर ही रुक रहे थे। राही बताती है कि और प्रेरणा ने है ना फूड का स्टॉल इतना अच्छा बनाया कि सब कुछ बिक गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मोटिवा बोलती है कि सारी श्रीनाथ जी की कृपा है। पराग बोलता है कि जब परिवार साथ होना तो बहुत अच्छा होता है। और वैसे पराग कोठारी का नाम मीठा नहीं था, थोड़ा सा हल्का हो गया था, लेकिन आज मेरे बच्चों ने उस नाम को इतना गहरा कर दिया है कि पूरी दुनिया याद रखेगी। पराग प्रेम और राही को थैंक यू बोलता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। परी बोलती है कि प्लीज़ अब कुछ खा ले। ख्याति बताती है कि चलो, खाना रेडी है। गौतम और माही वहीं पास में खड़े होते हैं। गौतम बोलता है कि ये खुशी का जो बम है ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, ऐसा छक्का लगेगा कि बम फ्यूज नहीं, बम ब्लास्ट हो जाएगा। पराग प्रेम और राही को बोलता है कि इस मौके पर मुझे तुम दोनों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। आगे हम धीरज को और नासिर को देखते हैं, वो दोनों अर्जुन को ही देख रहे होते हैं। अर्जुन के पास एक आदमी आता है, वो बोलता है कि सर प्लीज़ मेरा काम करवा दीजिए। वो अर्जुन को कुछ पैसे देता है। धीरज बोलता है कि ये तो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। नासिर बोलता है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो अपना क्या ही काम ईमानदारी से करेगा। नासिर बोलता है कि अनु बेटा की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना तो मैं इसको अच्छा सबक सिखा देता। धीरज बोलता है कि देख, तू फिक्र मत कर, अनु खुद बोलेगी कि तुम लोग जाकर है ना इसका नाक तोड़ दो। अर्जुन के पास टीना का कॉल आता है। अर्जुन बोलता है कि देखो, मैं अभी बेबे से पेपर सिग्नेचर करवाऊंगा और उसके बाद ही बेबे को घर से निकालूंगा। वैसे भी भाई ने तो पापा को घर से बाहर निकाल दिया है। आज ही मैं बेबे से बात करूंगा, पेपर साइन करवा लूंगा, फिर वो घर में नहीं रहेगी। अर्जुन वहाँ से जा रहा होता है, तभी नासिर और धीरज उसके पास आ जाते हैं। अर्जुन बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हो, मैं आपको फ्री में यहाँ लेकर तो आ गया, वापस नहीं लेकर जाऊंगा। अर्जुन उनसे पीछे छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरज और नासिर फिर से उसके सामने आ जाते हैं। नासिर के पास एक चाकू होता है, वो उससे धीरज को डराता है। तो धीरज बोलता है कि आपको क्या चाहिए, बटुआ चाहिए, पैसे चाहिए, जो चाहिए बता दो, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बोलता है कि मम्मी, इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर धीरज बोलता है कि ऐसे तो अभी अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहा था और ऐसे मुसीबत के टाइम पर मम्मी ही याद आती है। धीरज बोलता है कि तू ये क्या कर रहा था, तू ये चाकू कहाँ से लेकर आया, उसको मारने वाला था क्या। नासिर उस चाकू को धीरज के पेट पर लगा देता है, लेकिन वो चाकू नकली होता है। धीरज हंसने लग जाता है, नासिर भी हंस रहा होता है।
नासिर बोलता है कि मैं सिर्फ उसको उसकी माँ याद दिलाना चाहता था, जैसे तुझे अपनी माँ याद आई वैसे ही। और वैसे भी मैंने अनु से वादा किया था, हम इसके साथ मारपीट नहीं करेंगे, सिर्फ डराएंगे, और इसको डराया ही तो है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। पराग के पास एक फाइल होती है। वो प्रेम को बोलता है कि आज तक मैंने जितना भी कमाया है, जो कुछ भी किया है ना, सब कुछ इसके अंदर है। लो। प्रेम बोलता है लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? काका ये सब कुछ बेहतर समझते हैं। अनिल बताता है कि समझता तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझने की जरूरत है। प्रेम बोलता है लेकिन क्यों? पराग बोलता है क्योंकि आज जो मेरा है कल को वो तुम्हारा ही तो होगा। पराग बोलता है कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। देखो, अनिल का, राजा का, परी का, प्रार्थना का, सब लोगों का अपना अपना हिस्सा है, लेकिन मेरे बाद सब कुछ तुम ही संभालोगे। राही बोलती है कि पापा आज इतना अच्छा दिन है, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ख्याति बोलती है कि हाँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पराग जी? मोरिबा बोलती है कि वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में अगर बुरे वक्त की बात कर लो ना तो बुरा वक्त टल जाता है। पराग को ये बातें करने दो। पराग ख्याति को बोलता है कि ख्याति जी, कुछ भी गलत ना हो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से ही वसीयत तैयार कर लूँ, और ख्याति जी, जो आपका है और बा का है ना वो हमेशा आपका और बा का ही रहेगा। मोरिबा बोलती है कि पराग, मेरे पास पूरा परिवार है, श्रीनाथ जी है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पराग बोलता है कि वाह, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें भी बस यही चाहिए। पराग सबको बोलता है कि तुम लोग इन पेपर्स को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही है ना इन पेपर पर कानून की मोहर लगेगी। प्रेम बोलता है ठीक है पापा। पराग वो फाइल प्रेम को दे देता है और बोलता है कि संभालो अपनी जिम्मेदारी। प्रेम बोलता है कि थैंक यू पापा। इसके बाद जैसे ही पराग अपनी चेयर पर बैठता है तो प्रेम फिर से वो फाइल पराग के हाथ में थमा देता है। प्रेम बोलता है कि पापा, हमें भी सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, जैसे आपको मोटिवा का आशीर्वाद चाहिए वैसे ही मेरे लिए आपका आशीर्वाद काफ़ी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा, आप मुझे प्यार कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बाकी सब कुछ मैं खुद से हासिल करूँगा। आपके प्यार सपोर्ट इस पर मेरा हक है। गौतम माही को बोलता है कि अब ये जूनियर है ना, सीनियर को संस्कार का प्रवचन देगा, पूरी फैमिली का स्क्रू ही ढीला है। राही बोलती है पापा, मैं प्रेम के इस फैसले में प्रेम के साथ हूँ। प्लीज़ मुझे एक बात और बोलनी है, आप बुरा मत समझिएगा। मम्मी है ना बाबूजी के दोस्त की हेल्प कर रही है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी, उसी की वजह से उनके साथ ये सब कुछ हुआ। पराग बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारा परिवार ऐसा नहीं है। राही बोलती है कि पापा, मैं जानती हूँ हमारा परिवार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल को क्या होगा कोई नहीं जानता। पापा, अगर फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो सिर्फ हमारे लिए मत कीजिए, अपने लिए भी कीजिए। पापा, अगर हम गिरे तो हमें संभाल लीजिए, अगर हम भटके तो हमें सही रास्ता दिखाइएगा, और अगर हम कुछ सही करते हैं तो हमें भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। इधर माही गौतम को बोलती है कि कैसे नाशुक्रे लोग हैं ना, जो मिल रहे हैं उसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहे। और वैसे भी राही, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मुझे दे दीजिए। पराग बोलता है कि तुम जैसे बच्चे हैं ना, माँ बाप का सर कभी भी नीचा नहीं होने देते। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन मैं फिर भी ये वसीयत बनाऊंगा, क्योंकि इस जन्म में मेरे ऊपर जिस किसी का भी उधार है ना, मैं उस उधार को चुका कर ही जाऊंगा। ना तो 1 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा और ना ही 1 रुपया कम दूंगा। आगे हम अनु को, बापूजी को और बापूजी के दोस्तों को देखते हैं। धीरज और नासिर बताते हैं कि उन्होंने कैसे अर्जुन को डराया। सब लोग हंस रहे होते हैं, रविंद्र भी हंसता है। फिर अचानक से रविंद्र बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। धीरज और नासिर बोलते हैं कि क्या हुआ? रविंद्र बोलता है कि मेरा बेटा है ना वो डर गया और मैं हंस रहा हूँ। यार, मैं कैसा बाप हूँ। धीरज और नासिर बोल रहे होते हैं कि तू चुप कर, तू तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी औलाद है ना वो बहुत बुरी है। अनु बोलती है कि अंकल जी, संतान का अच्छा होना बुरा होना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम संतान को अच्छे संस्कार दें, और हम यही चाहें कि वो संस्कार है ना फले फूले। लेकिन बच्चे अच्छे ही निकलेंगे, समझदार निकलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर अपना बच्चा समझदार निकले, अच्छा निकले, तो हम ये समझते हैं कि हमारी तो लॉटरी ही लग गई। लेकिन ये लॉटरी है ना हर किसी की नहीं लगती। रविंद्र बोलता है कि लॉटरी, यहाँ पर तो लूट बढ़ रही है बेटा। वो लोग मेरा बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है उन्होंने। मैंने उनको बोला था कि पैसा बड़ा है या फिर पैदा करने वाला बड़ा है। बाबूजी बोलते हैं कि पैसा बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता, और ये बात है ना हम तेरे उन दोनों बेटों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो देखना, हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि तेरा बेटा बहू सब तुझसे है ना माफ़ी मांगेंगे पैर पकड़ पकड़ के। बाबूजी बोलते हैं कि अनु बेटा, आगे का क्या प्लान है? अनु बोलती है कि वो नारा है ना, घर में घुस घुस के मारेंगे, हम भी वैसा ही करेंगे। बाबूजी बोलते हैं लेकिन क्या करेंगे? अनु बताती है कि कल अर्जुन और टीना है ना अपने दूर के मामा जी और उनकी बेटी से मिलेंगे। रविंद्र बोलता है कि लेकिन मनप्रीत का तो कोई भाई है ही नहीं। अनु बोलती है कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाया जाता है, हमें तो बस अर्जुन को मामू बनाना है। बाबूजी बोलते हैं कि मैं समझ गया हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रविंद्र बोलता है कि अर्जुन बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। अनु बोलती है कमाल तो कल होगा। आगे हम पराग को देखते हैं। माही पराग के पास आती है और बोलती है कि पापा, आप मुझे भूल गए, आपको याद नहीं क्या आर्यन के जाने के बाद मुझ पर क्या बीती थी? पराग बोलता है माही, सहा तो हमने भी बहुत कुछ है, हमने तो उसका मुआवजा नहीं मांगा। माही बोलती है कि पापा, तो क्या आपने मुझे सिर्फ नाम की बेटी बनाया था? आपने मुझे तो हिस्सा दिया ही नहीं। पराग बोलता है कि माही, रिश्ता है ना दो तरफ से होता है, एक तरफा नहीं। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना था, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं बन पाई। मैं जल्दी से जल्दी तुम लोगों का हिसाब कर दूंगा और तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। पराग के पास कॉल आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। इधर प्रेम और राही माही के पास आते हैं। राही बोलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। राही बोलती है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तुम अभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो, लेकिन कुछ अच्छे काम करो तो थोड़ी सी अच्छी बन सकती हो, ये बेईमानी छोड़ दो। राही और प्रेम वहाँ से चले जाते हैं। इधर माही बहुत खुश हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि तुम लोग जल्दी ही है ना मेरे और गौतम जी के बिछाए हुए जाल में फंसने वाले हो।
आगे हम प्रेम एंड राही को देखते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं। राही बोलती है कि वैसे भी मुझे उस गौतम को देखते ही गुस्सा आ जाता है। तभी प्रेम देखता है कि आज तो 14 फरवरी है। प्रेम बोलता है इतना ज़्यादा बिजी था कि पता भी नहीं रहा। प्रेम सोचता है कि राजा और अंश को भी याद दिला देता हूँ, उनको भी याद नहीं होगा। पापा, मोटिबा और बाकी के लोग तो वैसे भी गुरुजी के यहाँ जाने वाले हैं। आगे हम टीना को देखते हैं। टीना अपनी सास के पास आती है। टीना बोलती है कि क्या बात है बेबे, आज तो घर भी बड़ा साफ था और खाने में भी खुशबू अच्छी आ रही थी, 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा भी बनाई थी, तू बेहोश भी नहीं हुई। ये सब कुछ तुमने ही किया था या किसी को बुलाया था? मनप्रीत बोलती है कि ना तो मैं इस घर से बाहर जा सकती हूँ, ना ही इस घर में कोई आ सकता है। मैं किसी को कैसे ही बुलाऊंगी? तुमने इतने सालों से मुझे इस घर में बंद करके जो रखा हुआ है। टीना बोलती है कि चल चल ठीक है, अब यहाँ से जा सकती हो। इधर हम टीना को देखते हैं। वो यही सोच रही होती है कि घर पर इतना ज़्यादा काम था, लेकिन फिर भी ये बुढ़िया बिल्कुल भी थकी नहीं। अर्जुन वहाँ पर आता है। टीना बोलती है कि अर्जुन, तुम आज पार्टी में भी लेट आए थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। अर्जुन को धीरज और नासिर दोनों की याद आती है। अर्जुन बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। टीना बोलती है कि अर्जुन, तुम जल्दी से अपने पापा को ढूंढो और इस घर को अपने नाम करवाओ और बुढ़िया को भी घर से बाहर निकाल दो। अर्जुन बोलता है कि हाँ, ये काम जल्दी हो जाएगा। तभी यहाँ पर मनप्रीत आती है, जो अर्जुन और टीना दोनों के लिए चाय लेकर आती है। आगे हम अनु, बापूजी और बाकी के लोगों को देखते हैं। सब लोग एक दूसरे की चंपी कर रहे होते हैं। रविंद्र बोलता है कि ये मेरी फेवरेट रेलगाड़ी है। अनु बोलती है कि रेलगाड़ी तो बस चलती रहती है, लेकिन हमारी रेलगाड़ी ऐसी है कि आराम से बैठो, सुकून की सांस लो। धीरज बोलता है कि हाँ सच में यार, हम लोग है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। नासिर बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है। बाबूजी बोलते हैं कि हाँ, स्ट्रेस है ना बिल की वजह से ही आता है, कभी पानी का बिल, कभी बिजली का बिल। अनु बोलती है कि सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेस का बिल ही हो जाता है, जो कि बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। हमें कभी कभी अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को स्लो कर देना चाहिए और कभी कभी अचानक से बढ़ा देना चाहिए। ऐसे चेंज करता रहना चाहिए, क्योंकि चेंज ही है ना वो प्रकृति का नियम है। सब लोग पहाड़ों पर तो नहीं जा सकते, लेकिन 10 मिनट के लिए अपना फ़ोन तो रख सकते हैं ना। हर किसी के पास इतने सारे पैसे नहीं होते कि वो जिम की है ना मेंबरशिप ले ले, लेकिन हर किसी के पास गली होती है, मोहल्ला होता है, साथ में पार्क भी होता है। वो वहाँ जाकर भी टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी की परेशानी की फ़ाइल को कुछ देर के लिए साइड में तो रख सकता है ना। रविंद्र बोलता है कि हाँ बेटा, हमारी एंजाइटी की दवाई तो तू ही है। तो आई है ना, मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई है। बापूजी बोलते हैं कि जो परेशानियाँ दूर नहीं हुई है ना, वो दूर हो ही जाएंगी। मेरी बेटी है ही ऐसी। धीरज बोलता है कि कल तो महाशिवरात्रि है। अनु बोलती है कि रविंद्र अंकल, हमारे वहाँ तो बहुत बड़ी पूजा होती है महाशिवरात्रि की। आप यहाँ पर आसपास में कोई मंदिर हो तो बता देना, क्योंकि मैं कल पूजा करने के लिए जाऊँगी ना, व्रत रखूँगी। अनु के पास इशू का मैसेज आता है। अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे